पहले कुछ भुगतान हो भी रहे थे, अब समस्त प्रकार के भुगतान सहारा की सोसाइटियों द्वारा रोक दिए गए हैं। कोई भी संपत्ति सहारा की बेची नहीं जा रही है और इसमें एक बहाना जोड़ा जा रहा है कि सहारा समूह पे एम्बार्गो लगा हुआ है। तो सहारा समूह से इन सोसाइटियों का क्या लेना देना? सहारा द्वारा कई बार विज्ञापन दिए गए, बताया गया कि ये चारों सोसाइटियां सदस्यों द्वारा बनाई गई हैं और इसमें समूह का कोई अपना योगदान नहीं है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज हो या हमारा इंडिया हो या स्टार मल्टीपर्पज, ये इनमें सभी जनता के लोगों का पैसा जमा है और इसके बावजूद उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई बार सहारा द्वारा बताया गया कि हमारे पास देश भर में 10,600 एकड़ भूमि है और देश भर के विभिन्न शहरों में हमारा व्यवसाय चल रहा है। दूध डेयरी से लेकर क्यूसोप से लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र के एक शहर में सहारा ने अपना खुद का शहर बसाया हुआ है। उस शहर में अपना एक नाम दे रखा है एम्बे वैली। अभी सेंट्रल रजिस्ट्रार के सचिव विवेक अग्रवाल द्वारा SFIO को एक पत्र लिखा गया था। उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि सहारा की इन 4 सोसाइटियों ने 86,000 करोड़ रुपए पब्लिक से लिए हैं और नियम विरुद्ध, कानून विरुद्ध हेरा फेरी का मामला सामने आया। उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति को, इतने बड़े पैसे को सीधा एम्बे वैली में इन्वेस्ट कर दिया। उस 86,000 करोड़ में से 62,000 करोड़ रुपए मात्र एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बात एम्बे वैली में बताई गई। जब देश का सहकारिता मंत्रालय इस बात को कह रहा है कि सहारा की इन सोसाइटियों ने गलत तरीके से पैसे का हस्तांतरण किया है, तो इन पर क्यों नहीं सरकार अपनी कार्रवाई, अपनी जिम्मेदारी निभाती है? इन चारों सोसाइटियों को सहकारिता मंत्रालय के अधीन क्यों नहीं किया जाता है? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इन सोसाइटियों का अध्यक्ष क्यों घोषित नहीं किया जा रहा है? सहकारिता मंत्रालय द्वारा इसके चेयरमैन क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? क्योंकि सोसाइटियां बेशक जनता की हों, जनता के माध्यम से हों, सदस्य हों, इसमें पूरा प्रभाव सहारा ग्रुप और उसके चेयरमैन सुब्रत राय का है। वो जिस व्यक्ति को चाहते हैं वही उनका अध्यक्ष बनाया जाता है, वही उसका चेयरमैन बनाया जाता है और वही उनके सर्वे सर्वा बने हुए हैं। सहारा के सुब्रत राय द्वारा ही उन सोसाइटियों पर पूर्ण अपना हस्तक्षेप किया गया है। जब सहारा द्वारा विज्ञापनों में ये बताया गया कि सोसाइटियां सहारा समूह के कार्यकर्ताओं और निवेशकों और एजेंटों से संबंधित हैं, इसमें हमारा कोई अपना वजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की इन सोसाइटियों पर किस प्रकार से आदेश की अपना प्रभाव डालता है कि सोसाइटियां भी सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के उसमें जो एम्बार्गो का झूठा बहाना देश के समक्ष रखा जा रहा है कि सहारा ग्रुप पर एम्बार्गो लगा हुआ है, जिस कारण से वह अपनी संपत्तियां बेच नहीं पा रहा है। वो बेचता है तो वह पैसा सहारा सेवी अकाउंट जो सरकार की एक एजेंसी है सेवी उसके खाते में चला जाता है। अगर सहारा ग्रुप पर एम्बार्गो लगा भी हुआ है, वैसे प्राप्त जानकारी के अनुसार एम्बार्गो 2013 में लगाया गया और इसको 2014 में खत्म कर दिया गया। अगर एम्बार्गो मान लीजिए हटा भी नहीं है, किसी प्रकार का इसमें भ्रम भ्रांति हो सकती है, तो सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर है। ये कंपनियां नहीं है, ये सोसाइटियां हैं और ये जनता और मेंबरों और सहारा के कार्यकर्ताओं की हैं। तो इन पे किसी भी प्रकार का कोई एम्बार्गो नहीं है।
इनकी संपत्तियों को क्यों नहीं बेचा जा रहा है। झूठे हलफनामे, झूठे वादे न जाने कितनी बार सहारा ग्रुप और उसके तथाकथित ठग लोगों ने किए। तमाम बड़े बड़े विज्ञापन पिछले 8 वर्षों से अखबारों में छपाए गए और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को गुमराह किया गया। यहाँ तक कि न जाने कितने जनपदों के पुलिस अधीक्षक, थाने कोतवालों के दरोगा और पुलिस अधिकारी और जिले के कप्तान ये समझते हैं सहारा का मामला उच्चतम न्यायालय में है, इस कारण से भुगतान नहीं हो रहा है। साथियों, ये बात पूर्णतया मिथक और गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सहारा की कंपनियां हैं, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन, मात्र इन 2 कंपनियों का विवाद है। उसमें भी 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराने के लिए सहारा के पास आदेश था, लेकिन अभी तक मात्र 14,000 करोड़ रुपए सहारा के माध्यम से जमा कराया है। चूंकि सहारा उसमें 15% ब्याज जोड़ देता है, तो सहारा आज दावा करता है कि हमने सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए जमा करा दिया और सेबी आज दिन तक उस पैसे को हमारा वापस नहीं कर पा रही। इस कारण से ये भुगतान की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। यहाँ सेबी का सहारा की इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ भारत सरकार के मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत हैं और उन्हीं के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। और जो 24,000 करोड़ रुपया सेबी के पास सहारा जमा होने का दावा करता है, वो कब आएगा वापस, कब नहीं आएगा वापस, इसके बारे में इस देश का कोई विद्वान नहीं बता सकता। लेकिन देश के अखबारों के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के ठगों द्वारा देश में इस बात को खूब फैलाया और प्रचार किया जा रहा है कि सेबी हमारा पैसा हमें 24,000 करोड़ रुपए वापस देगा, क्योंकि 14,000 करोड़ रुपए जमा किया है इन्होंने और उस पर 15% ब्याज शायद कहते हैं ये पैसा हमारा 24,000 करोड़ रुपए हो गया। जब आज दिन तक सहारा इस बात को साबित नहीं कर सका कि उन्होंने सहारा रियल एस्टेट के निवेशकों का पैसा, सहारा हाउसिंग के निवेशकों का पैसा किन माध्यम से निवेशकों को वापस किया, क्योंकि इस बात से सेबी भी अवगत है कि सहारा ने रियल एस्टेट के और हाउसिंग के बॉन्ड, पासबुक और रसीदों को अपनी एक नई योजना, नई स्कीम क्यूसॉप में ट्रांसफर कर दिया था। 31 अगस्त 2012 को जब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहारा को आदेश दिया गया कि आप सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए इन दोनों कंपनियों का जमा करवाएं और सेबी इन निवेशकों का भुगतान प्रारंभ करे, काफी बहकाया गया। सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य सहारा के द्वारा पेश किए गए। बैक डेट में पुराने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके सहारा के माध्यम से जनता को गलत जानकारी दी गई कि आपका पैसा डूबने वाला है, आप इसलिए इन रियल एस्टेट और हाउसिंग के बॉन्डों को आप हमें वापस दे दीजिए, हम इनको नए बॉन्ड देते हैं क्यूसॉप के नाम से, और आप में को हम इसमें कई प्रकार के उन्होंने प्रलोभन दिए कि बैक डेट का पेमेंट निकाला और उस पेमेंट को कैश निकाला, और पेमेंट को कैश निकालने के बाद उन्होंने नई योजना क्यूसॉप में उसको ट्रांसफर कर दिया। तो साथियों, रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा क्यूसॉप में ट्रांसफर हो गया। अब जब क्यूसॉप के पैसे की देने की बारी आई तो सहारा ने देश भर के कार्यालयों के माध्यम से एक बात को फैलाया, क्योंकि आपका बॉन्ड रियल एस्टेट का था, हाउसिंग का था, और रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा हमने सेबी के पास जमा करवा दिया है। अब जब वो पैसा हमारे पास वापस आएगा तब हम आप लोगों का भुगतान देंगे। तो इसके लिए कई सारे देश भर के निवेशकों ने अपनी शिकायतें सेबी के पास भेजी। सेबी से कहा कि हमारा क्यूसॉप में पैसा फंसा हुआ है, आप इसका हमारा पैसा वापस कीजिए। तो सीधा देश के निवेशकों को क्यूसॉप ने बताया, सेबी ने बताया कि क्यूसॉप
का लाइसेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें कभी भी ऑर्डर नहीं दिया है कि हम इनका भुगतान करें, इन निवेशकों का अपने माध्यम से भुगतान करें। हमें मात्र रियल एस्टेट और हाउसिंग 2 कंपनियों को पैसों का भुगतान करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिला है। इसके बाद तमाम प्रकार की भ्रम भ्रांतियाँ फैलाई गई, निवेशकों के बीच सहारा के लोग गए और कहा गया कि ये क्यूसॉप का पैसा आप लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, इसमें आपका 20% TDS चला जाएगा, आपका इसमें 10% TDS चला जाएगा और उन क्यूसॉप के बॉन्डों को पुनः नई नई योजनाओं में परिवर्तन कराने के काम सहारा समूह के ठगों द्वारा किया गया। नई योजनाएं क्या थी? जो सहकारिता मंत्रालय द्वारा पंजीकृत सोसाइटियां थीं, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन कंपनियों में क्यूसॉप के बॉन्ड झूठी जनता को गुमराह करके, धमकाकर, डराकर उनके बॉन्डों को वापस पुनः क्यूसॉप ले लिए और उनको किसी को सहारियन में, किसी को हमारा इंडिया में, किसी को स्टार मल्टीपर्पज में, किसी को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में पुनः कन्वर्जन करके ले गए। और कुछ जिन लोगों ने, निवेशकों ने, चूँकि 2012 में निवेशक उनके माध्यम से ठग चुके थे, तो बहुत सारे निवेशक जो जाग चुके थे उन्होंने उस क्यूसॉप को दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र नहीं कराया। आज भी वो क्यूसॉप के बॉन्ड अपने पास रखे हुए हैं और उनका भुगतान नहीं हो रहा है। क्यूसॉप को मुंबई ROC द्वारा रजिस्टर्ड किया गया था, लाइसेंस दिया गया था काम करने के लिए। क्यूसॉप ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और अभी भी निवेशकों का कोई भुगतान क्यूसॉप के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। चूंकि सहारा ने फ्रॉड पे फ्रॉड, झूठ पे झूठ, धोखाधड़ी से धोखाधड़ी, हेराफेरी से हेराफेरी की है। इनके पास निकलने का कोई अब रास्ता बचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये बात भी ये एफिडेविट के माध्यम से या अपनी याचिका के माध्यम से नहीं कहना चाहते हैं कि हमने अपना गलत काम किया था। 2012 में हमने आपके ऑर्डर 31 अगस्त को जब आया, हमने बैक डेट में सहारा क्यूसॉप में सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के बॉन्डों को ट्रांसफ़र कर दिया, उन्हें भुगतान दिखा दिया। चूँकि सेबी के पास जो 1 से 27 ट्रिक सहारा के पास सहारा द्वारा भेजे गए थे, वो वही पासबुक, वही बॉन्ड, वही चीज़ें हैं। सहारा ने जो बात अपनी सेबी के साथ की है कि हमारे ये 3 करोड़ निवेशक हैं, इनका हमने ये भुगतान किया है, आप इन कागजों को, डॉक्यूमेंटों को जांच लें, देख लीजिए हमने इनका भुगतान किया है। अब चूंकि सेबी की भी यहाँ एक गलती नज़र आती है, सेबी ने उन डॉक्यूमेंटों की कोई जांच नहीं की और जांच भी की तो सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि ये बॉन्ड पासबुकें और ये निवेशक फर्जी हैं। उन्होंने इस तरीके का एक सेबी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बताने का प्रयास किया गया। सेबी ने कई सारे निवेशकों को चिट्ठियां भेजी कि आपका भुगतान मिला है कि नहीं मिला है। तो यहाँ सेबी ने जिन निवेशकों को चिट्ठियां भेजी थी, उन निवेशकों ने सेबी को कोई रिप्लाई नहीं दिया। पहला तो ये है, चूँकि गांव देहात का निवेशक क्यों सेबी को अपनी चिट्ठी वापस भेजा गया, उनका पेमेंट मिला है कि नहीं मिले। और दूसरी बात यह है कि उस दरमियान लोगों के बैंक खाते बहुत कम हुआ करते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनने के बाद इस देश में तमाम सारे जनधन योजना के माध्यम से खाते खोले गए। 2012 में लोगों के, निवेशकों के खाते बैंकों में भी कम थे। और इसके अलावा कह सकते हैं कि जो निवेशक है सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग के थे, वो यूपी का मान लीजिए निवेशक है, वो जाके दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में जिस स्थान पर रहता है उसने वही सहारा के जो एम्प्लॉय थे उनको अपना एड्रेस दे दिया कि हम इस जगह पे रहते हैं, ये हमारा पता है। अब उस पते पे सेबी ने अगर वो चिट्ठी भेजी तो वो अपनी जो दुकान या अपना व्यवसाय करने दिल्ली गया था, हो सकता है वो महाराष्ट्र चला गया हो, गुजरात चला गया हो, दूसरी जगह चला गया हो, क्योंकि इसमें अधिकांशतः मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों का ही पैसा जमा है। इसमें धन्ना सेठों का पैसा जमा नहीं है। धन्ना सेठ तो सिर्फ सहारा का प्रचार करने के लिए आते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी बहुत प्रचार किया। महेंद्र सिंह धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक सहारा के तमाम विज्ञापनों में दिखाई दिए।
ये लोग भी इतने दोषी हैं क्योंकि टीवी के माध्यम से देश के जनता ने इनको देखा और इन्होंने देश के लोगों को गुमराह किया। क्यूसॉक में आपने देखा होगा कितना विवादित एक विज्ञापन बनाया गया था। सचिन तेंदुलकर जी कब्र को खोद रहे हैं और युवराज सिंह दाह संस्कार कर रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी पता नहीं क्या क्या उस विज्ञापन में थे। जब उस विज्ञापन पे विवाद हुआ तो उस विज्ञापन को सहारा द्वारा हटाया गया, नया विज्ञापन लाया गया। इस प्रकार से देश को तमाम प्रलोभन देकर, तमाम प्रक्रियाओं से सहारा और उसके ठगों और उनके साथियों द्वारा देश के कम से कम 20 करोड़ लोगों को गुमराह करके अपने पास पैसा जमा करवा लिया है। चूंकि इतना बड़ा सहारा ने साम्राज्य खड़ा कर लिया है। ये सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय का कोई धन नहीं है। वह अररिया बिहार के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर पड़ता है। अपने पैतृक संपत्ति वो लखनऊ लेकर नहीं आए थे, वो अररिया से गोरखपुर पढ़ाई करने के लिए आए थे। वहीं उन्होंने बिस्कुट का कारोबार किया। वहीं पे इनको दिमाग में आया कि एक ऐसा काम किया जाए जिसमें छोटे छोटे लोगों का 2-2, 5-5, 10-10 रुपये जमा कराया जाए और उस पैसे को बड़ा इकट्ठा अमाउंट करके उनको वापस किया जाए। तो जब उन्होंने गोरखपुर से इस व्यवसाय की शुरुआत की, व्यवसाय में बहुत गोरखपुर में ज़बरदस्त तरीके से फल फूल गया और इसके बाद वो लखनऊ स्थानांतरित हुए। लखनऊ में उनकी सपा नेताओं माननीय मुलायम सिंह जी से और उनके परिवार के लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ीं, अमर सिंह जैसे नेताओं से उनके संबंध बढ़े। इसके बाद कई सारे राजनीतिक दाव पेंच उन्होंने खेले और किसी भी प्रकार से वह अपने आप को बहुत बड़ा व्यवसायी होने का दर्शाने का प्रयास करते रहे। इस कारण से नेताओं को भी लगा कि इनके पास वोट है, इनके पास एम्प्लाई है, क्योंकि उस दरमियान देश भर में इन्होंने कार्यालय खोलना प्रारंभ कर दिए और देश भर से पैसा जमा प्रारंभ कराना कर दिया, जिसमें उन्होंने लाखों एम्प्लाइयों की भर्तियां की। वो लाखों एम्प्लाई सहारा के अनुशासित, सहारा के दिए हुए आदेशों का पालन करते थे। तो राजनेताओं को भी लगा कि सहारा से हमें कुछ लाभ हो सकता है। मुलायम सिंह जैसे लोग, कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सहारा के करीब आते गए। इसके बाद सहारा ने भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप खरीदी। डालमिया जी को फोन किया कि भाई देशभक्ति का सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम की जो वर्दी है वो भारत की कंपनी को ही पहनना अच्छा लगेगा। उस दरमियान विदेशी कोई कंपनी थी, उन्होंने सहारा की जो भारतीय क्रिकेट टीम की थी स्पॉन्सरशिप उसको ले लिया था। सहारा ने पैसा उनसे कई गुना ज़्यादा जमा किया और इनको उस भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप मिल गई। इसके बाद सहारा ने अन्य खेलों में भी अपने दांव पेच दिखाए, बहुत सारे खेलों में अपना इंटरफियर किया। लाखों करोड़ों रुपए इन्हें सहारा ग्रुप के माध्यम से खिलाड़ियों को वितरित किया गया। ये खिलाड़ी भी सहारा के प्रचार में लगे रहे, सहारा के मालिकों के साथ अपनी फोटो खिंचाते रहे। इससे देश के लोगों को लगा कि नहीं, ये व्यक्ति देशभक्ति का काम करता है, ये हमारे क्रिकेट को मजबूत कर रहा है, ये हमारी हॉकी को मजबूत कर रहा है, ये हमारा जो है खेल जगत को मजबूत करने का काम कर रहा है। भूकंप आए गुजरात में, कच्छ में, तो सहारा के द्वारा वहाँ मदद की गई। वहाँ कच्छ को बसाने का जिम्मा सहारा ने उठाया। कारगिल में शहीद हुए बहुत सारे सैनिकों का भरण पोषण का जिम्मा सहारा ने उठाया। विभिन्न हर साल सहारा ने लखनऊ में शादियाँ कन्याओं की करने का आयोजन किया। इस प्रकार से सहारा ने पूरे देश के समक्ष अपने आप को स्थापित करने का काम किया। एक तरफ सहारा देशभक्ति का नारा बुलंद किए था, दूसरी तरफ सहारा कहें, उनके मालिक सुब्रत राय कहें, तमाम अपने संबंधों की वजह से देश भर की जमीनों को हड़पने का काम कर रहे थे। तमाम सरकारी जमीनों को सहारा के द्वारा अधिग्रहित किया गया, औने पौने दामों पे खरीदा गया है। एक और दूसरी तरफ जाते हैं कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की, उनके माध्यम से भी अपने आप को प्रचारित करने का काम किया। इन्होंने फिल्म निर्माण की, मीडिया जगत में उतरे। चूँकि जनता का पैसा था, लोगों को भुगतान ये टाइम पे दे ही रहे थे। जब लोगों को उनका समय पर पैसा मिल रहा था
और घर बैठे इनके एम्प्लॉय पैसे लेने आते थे, बैंकिंग से अच्छी फैसिलिटी थी, तो लोग जुड़ते चले गए। एक ज़माना ऐसा आया कि लोग सहारा का नाम जुबान पे रट के कहने लगे कि अब ये LIC को टक्कर दे रहा है, जबकि LIC IRDA द्वारा अधिकृत है और भारत सरकार का उसमें अपना एक रोल मॉडल है, अपना एक शेयर है। और सहारा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट संस्था थी जो किसी एक खास व्यक्ति के दिमाग की उपज थी, लेकिन लोगों की नज़र में एक सिर्फ नाम आया था सहारा इंडिया, और ये कंपनी ने अपनी कई सारी फर्जी कंपनियों का निर्माण किया, जिसके बारे में देश के ये कहिए सम्मानित लोगों को भी पता नहीं था और देश की महान हस्तियों को भी पता नहीं था। सहारा ने अपना एक तरफ देश के प्रतिष्ठित लोगों से संबंध स्थापित जारी करना रखा, दूसरी ओर जनता के बीच जाकर अपने आप को देशभक्त दिखाने का प्रयास किया, और तीसरी बात और इनकी स्कीमें इतनी लुभावनी होती थी कि आपसे कोई 10 रुपये 5 रुपये डेली लेने आएगा और वो आपको एक साल में एक आपकी रकम पे 10%, 8%, 15% ब्याज इंक्लूडेड करके आपको घर देने आएगा। अब आदमी को सुविधा मिलने लगी और देशभक्ति की भावना थी, इसका फायदा सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय द्वारा उनकी ठग टीम के द्वारा उठाया गया। ये तो बात क्लियर हो गई कि सहारा की शुरुआत जब भी हुई उनका कोई अपना अररिया से आया हुआ पैसा उनके पिताजी सुधीर चंद्र राय का नहीं था, उनके दिमाग की उपज गोरखपुर में हुई और इस कंपनी को उन्होंने गोरखपुर में जन्म दिया, लखनऊ स्थानांतरण किया। लखनऊ से उन्होंने देश के ना जाने कितने नेताओं, उद्योगपतियों, खिलाड़ियों से संबंध स्थापित किए और उनसे जितना भी संभव हो सकता अपना काम निकालने का काम किया। अपने काम निकालने के लिए सुब्रत राय बहुत परफेक्ट साबित हुए। इसके बाद 2004 में देश की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी को बनाने का प्रस्ताव आया, तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा देश के औद्योगिक घरानों को पत्र लिखा गया कि इस पर हमें सजेशन दीजिए, कोई विदेशी महिला देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है। तो कहा जाता है कि सहारा ने उस पर कहा कि नहीं, कहीं ये विदेशी साजिश तो नहीं है, पूरा जांच कर लिया जाए, जिसके कारण कांग्रेस के द्वारा कहें या सोनिया गांधी जी के द्वारा कहें, रिजर्व बैंक के माध्यम से इनकी सहारा फाइनेंशियल की जांच प्रारंभ की। सहारा फाइनेंशियल की जांच के बाद जब वहाँ पे भी एक फर्जीवाड़ा हुआ था। आज दिन तक रिजर्व बैंक ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ पे एक फर्जीवाड़ा ये हुआ था कि इनको आदेश मिला था कि 2014 तक ये सहारा फाइनेंशियल के सारे भुगतानों को निपटा दें, लेकिन बावजूद इन्होंने 2011 में निपटा दिए और कहा कि जो है हमने निवेशकों के भुगतान कर दिए। इसके बाद आते हैं जब सहारा फाइनेंशियल का इन्होंने पैसा रियल एस्टेट हाउसिंग में ट्रांसफ़र किए, अन्य स्कीम में ट्रांसफ़र किए। इनका ट्रांसफ़र और कन्वर्जन का खेल लगातार जारी रहा। इन्होंने जब भी किसी संस्था या किसी एजेंसी के साथ इनका विवाद हुआ और वहाँ से इन्हें कोई आदेश मिला, उस आदेश का इनने खुला उल्लंघन किया। चूँकि देश के नेताओं का इनके साथ हाथ था, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति इनके करीबी थी, तो इन्हें कोई किसी प्रकार का डर नहीं था। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी वारंट का कोई डर नहीं था। लेकिन जब गिरफ्तारी वारंट इनको मिला और ये 26 महीने जेल में रहे, इन्हें भी लगता था कि हम रंगवा जी के साथ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपनी याचिका लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का हमसे कहेगा जाइए आप पैरोल पे घर जाइए। ये 26 महीने जेल रहे। इसके बाद इनके दिन खराब प्रारंभ हुए और निवेशकों की यहाँ से मुश्किल बढ़ना प्रारंभ हुई। अब इस मुद्दे का समाधान क्या है? चूँकि सरकार को पता है कि निवेशकों का भुगतान नहीं हो रहा है, लोगों ने आत्महत्याएं करना प्रारंभ कर दिया है, लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, विधायक सांसदों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, संसद के अंदर आवाज़ उठाई जा रही है, विधानसभा से लेकर कई सारे देश की एजेंसियों को हजारों लाखों शिकायतें सहारा के निवेशकों की मिल रही हैं।
यहाँ तक कि राष्ट्रपति सचिवालय भी अछूता नहीं रहा। राष्ट्रपति सचिवालय को भी पता है कि सहारा के माध्यम से 4 सोसाइटियों के निवेशकों के भुगतान नहीं किए जा रहे हैं। अब एक बात यहाँ निवेशकों के भुगतान के लिए सरकार को जरूर उठानी चाहिए, वो हमारी विशेष विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने क्षेत्र के सांसद, आप अपने क्षेत्र के विधायक को जरूर एक बार जाके वहाँ जाके दिखाएं, या कहें उनको भेजें, या एक बार उनको कहें सहारा का असल मामला क्या है, इस वीडियो के माध्यम से उनको बताने का काम करें। क्योंकि एजेंसियों को कुछ लगता है कि सहारा सहारा, जबकि सहारा आरा कुछ नहीं, ये सहारा के नाम पे ना जाने कितनी फर्जी कंपनियों के माध्यम से इन्होंने निवेशकों से पैसा उठा लिया। वो सरकार सोचती है सहारा का, या तमाम प्रकार के नेता सांसद सोचते हैं सहारा का मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं हो सकता है। निश्चित ही उन सरकारों का रोल है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से लेकर सहकारिता मंत्रालय का रोल है, क्योंकि वह आपका पैसा दिलाने के लिए जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि सहारा समूह का दावा है कि हमारे पास भुगतान के एवज में 3 गुना संपत्तियां मौजूद हैं। तो सहारा के मालिक को उठाकर जेल में आप डाल दीजिए। उन्होंने ठगी की, धोखाधड़ी की, हेरा फेरी की, लोगों की मानसिक उत्पीड़ना की, सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी हैं। उन्हें किसी की कोई पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग बीमार हैं, लोगों को कैंसर है, उन्हें पत्र भेजने पर भी कोई उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं किया जाता है, बल्कि झूठे विज्ञापन, झूठी अफवाहें, भ्रांतियां लगातार देश की एजेंसियों के और जनता के माध्यम पे पहुंचाई जाती। उन ठगों को जेल में ले जाकर उन संपत्तियों को सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए। कब्जे में लेने के बाद सरकार को एक बजट जारी करना चाहिए, एक पोर्टल लॉन्च करना चाहिए कि इस पोर्टल पे जितनी भी शिकायतें आएंगी इस बजट के माध्यम से निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। अब सरकार को वो संपत्तियां यदि आगे चल के बेचना हो तो सरकार उसमें मुनाफा कमा सकती है। जब 3 गुना संपत्तियां हैं तो फिर 2 गुना पैसा भी अगर कमा लिया सरकार ने तो सरकार की बल्ले बल्ले, और अगर नहीं भी हुआ तो सरकार की जिम्मेदारी है, उनके कंट्रोलरों द्वारा लाइसेंस दिए गए, इसमें आम जनता की क्या गलती है, वो बेचारी कहाँ जाए, उसको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको क्यों सताया जा रहा है। इसलिए हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है देश के, यदि कोई हमारे माननीय सांसद इस वीडियो को देख रहे हों, माननीय हमारे कोई विधायक देख रहे हों, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि अब निवेशकों की समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। वो सरकार किस प्रकार से करती है? सहारा की जो 4 सोसाइटियों की संपत्तियां हैं, उन सोसाइटियों की अपने हैंडओवर करने लेना चाहिए। यहाँ तक कि वो सोसाइटियाँ भी अपने हैंडओवर लेकर उनके चुनाव कराने चाहिए, उनके अध्यक्ष बनाने चाहिए, उनके चेयरमैन बनाने चाहिए। इसके बाद उन संपत्तियों को अगर सरकार को लगता है बेचना है तो बेचे, नहीं बेचना है तो सरकार को एक बजट बनाकर उनको उनका भुगतान किया जाना चाहिए। जब कोरोना जैसी बीमारी में 1,80,000 करोड़ रुपए का सरकार बजट बना सकती है, विकलांगों का बजट, पुलिसकर्मियों के लिए बजट, न जाने कितने प्रकार के बोनस सरकार जनता को देने का काम करती है। इस मामले में सरकार की उदासीनता ये दुखद है, क्योंकि इतना गंभीर मामला है, लोगों की आप दुख दर्द को समझेंगे तो माननीय मोदी जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय नेता जी, आप इस दर्द को समझेंगे तो आपके चेहरे की उदासी ये अपने आप होगी कहने के लिए कि हाँ आप उसकी समस्या से रूबरू हुए हैं। तो हमारा विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। और स्टार्टिंग में बात नहीं कह पाए थे क्योंकि वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इतनी गंभीरता के साथ इतना बड़ा वीडियो हमने कभी नहीं बनाया। एक संपूर्ण विषय, संपूर्ण जानकारी देश के समक्ष हमने रखी है। धन्यवाद, नमस्कार।